तो जैसे कई बार हमने ये भी देखा है कि पास्ट लाइफ का चेहरा और करंट लाइफ का चेहरा भी बहुत मिलता जुलता है। जैसे एक आप थियोसॉफी सोसाइटी की एक टीचर थी, बहुत फेमस स्पिरिचुअलिस्ट थी, मैडम ब्लवात्स्की। उनका जो रीइंकार्नेशन, जो मैंने अभी करंट जिनको मैं मिला हूँ, जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है, शी इज़ नॉट इन द बॉडी राइट नाउ, उनका नाम है मार्गरेट मैकलरॉय। तो अगर आप उनकी तस्वीर को भी देखें, आपको खुद पता चलेगा कि इनके चेहरे में ही कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। जो क्वीनली और किंगली लाइफ टाइम्स होती हैं, कौन सी ऐसी सोल्स होती हैं जो बार बार ऐसी लाइफ टाइम रिपीट करती हैं, क्या ऐसा है? तो अगर उनकी भूखमरी में डेथ हुई हो या बहुत पेन में रहे हों, लिमिटेड रिसोर्सेज रहे हों, तो सोल प्लेन पे वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि अब मुझे इसका बिल्कुल अपोजिट जाना है। ओके। तो रिच लाइफ जीनी है जहाँ पर इनफ कंफर्ट, इनफ पावर है, इनफ सेफ्टी है। मैंने ऐसा भी सुना है कि पीएलआर के थ्रू आप ये टैलेंट भी पता कर सकते हैं, तो ये संभव है क्या कि आप स्पेसिफिकली एक संकल्प लेके पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं और आपको वो टैलेंट पता चल जाए, या इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं? तो अगर आपका सबकॉन्शियस, आपके गाइड्स आपको समझते हैं कि आप उस चीज़ को जान सकते हैं और उससे अपने इस जीवन का उत्थान कर सकते हैं, पतन नहीं, और दूसरों का भी हेल्प कर सकते हैं, तो ऐसे लाइफ टाइम्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हमने सोल गिफ्ट्स को डिस्कस किया है कि हमारी जो सोल है वो कितनी लाइफ टाइम के जो गिफ्ट्स और टैलेंट्स होते हैं, जो विजडम होते हैं, वो कैरी करता है। आपको कैसे पता लगेगा? कौन से ऐसे संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि आपके अंदर वो टैलेंट है, लेकिन बस आपको उसको टैप करने की ज़रूरत है, एक्सेस करने की ज़रूरत है? कब लाइफ में वो एक पीरियड आता है, वो फेज़ आता है जब आपकी अंतरात्मा, जो अंदर बैठी अंतरात्मा, आपकी आत्मा है, वो आवाज़ लगाती है कि चल पड़ो, निकल पड़ो उस राह के लिए जो तुम्हारा टैलेंट है, जो तुमने पिछले जन्मों में किया है और अब वक्त आ गया है। कौन से ऐसे लोग हैं जो इस आत्मा की आवाज़ को समझ नहीं पाते हैं और फिर वो अपना पूरा जीवन उसी तरीके से बिता देते हैं जैसे उनका चलता आया है। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया है कि क्वीनली और किंगली लाइफ जो होती है वो कौन सी सोल्स हैं जो जीती हैं, क्या वो कर्मों के बेस पे होता है या वो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस पॉडकास्ट के लिए मेरे आज के जो मेहमान हैं वो पीएलआर एक्सपर्ट एंड स्पिरिचुअल कोच हैं हितेश वशिष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू इला, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ ऐसे टैलेंट्स या गिफ्ट्स होते हैं जो कि हम पास्ट लाइफ से कैरी करते हुए आ रहे होते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है कि क्या ये संभव है? हाँ जी, बिल्कुल संभव है। हर लाइफ टाइम में हम किसी कला में सक्षम होते हैं। वो कला ज़रूरी नहीं है कि पाक कला हो या सिंगिंग हो या डांसिंग हो, ये ज़रूरी नहीं है। पर किसी और तरह की भी कला, जैसे ध्यान भी एक कला है ना। अगर आपने पिछले जन्मों में ध्यान किया है तो उस कला को भी आप इस जन्म में कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर आते हैं। इनको हम कह सकते हैं सोल गिफ्ट्स, जो गिफ्ट्स आपके साथ विरासत में आए हैं और जिनकी मेहनत आपको ज़्यादा यहाँ पर करनी नहीं पड़ रही है, पर जैसे ही आप उस चीज़ को करते हैं तो वो नेचुरली आपके अंदर जागृत हो जाती हैं, है ना। हम कभी देखते हैं ना कि किसी व्यक्ति ने फॉर एग्जांपल एक्टिंग की पढ़ाई नहीं करी है, पर जैसे ही वो कैमरा के आगे जाते हैं उनके अंदर से एक्टिंग अपने आप निकलने लग जाती है। तो ये क्या है, उनके अंदर इनबॉर्न नेचुरल टैलेंट्स हैं। तो इनबॉर्न नेचुरल टैलेंट्स कौन से होते हैं? जिनको आप पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो और ये हमारे पास लाइफ से आते हैं। ये डिसाइड कौन करता है और कैसे ये डिसीजन होता है कि मेरी इतनी सारी पास्ट लाइफ्स है, मैंने इतना सब कुछ एक्सप्लोर किया है, क्या पता मल्टीपल गिफ्ट्स भी मेरे सोल के पास हों, तो इस जन्म में कौन सा गिफ्ट, कौन सा टैलेंट मेरे साथ आएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड वही करता है जो जन्म ले रहा है, सोल खुद। हाँ, जो पास से इस लाइफ टाइम में आ रहा है, ये वही डिसाइड करता है। अब कैसे डिसाइड करता है? जैसे इस शरीर की मैं बात करूं, इस जन्म की बात करूं, मेरी एनर्जी फील्ड में कुछ लाइफ टाइम्स हैं जो इम्प्रिंटेड है। अच्छा। कुछ लाइफ टाइम्स हो सकती हैं 3 या 4 या 5, है ना। कुछ इम्प्रिंटेड लाइफ टाइम्स हैं इस शरीर के ऊपर।
अब जब मैं एक्सेस करता हूँ इन्फॉर्मेशन, इन्हीं लाइफ टाइम्स से एक्सेस करता हूँ। बस। हाँ बस, ये वो लाइफ टाइम्स हैं जो मेरे को इस लाइफ टाइम में प्रोसेस करनी है, या इनका जो गिफ्ट है मुझे करंट लाइफ टाइम में हेल्प कर सकता है। जिसका मेरे साथ अभी कुछ लेना देना है, जो मुझे सहायता कर सकते हैं, केवल वही लाइफ टाइम मेरे इम्प्रिंटेड फील्ड में होते हैं। बाकी उसके अलावा फॉर एग्जांपल इस लाइफ टाइम में मुझे सिंगिंग का टैलेंट ज़रूरी नहीं है अपनी लाइफ को, स्क्रिप्ट को जीने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, तो वो हो सकता है मेरी स्पेस में, पर वो थोड़ा सा दूर हो सकता है। स्किल्स एक अलग चीज़ है और विजडम एक अलग चीज़ है। तो जो विजडम होता है वो हम डिफरेंट लाइफ्स में डिफरेंट, क्या पता किसी लाइफ में विजडम मिला ही नहीं, ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। तो कई बार आप ऐसे देखते हैं कुछ ना बच्चे ओल्ड सोल, उनको एक शब्द दे दिया जाता है कि वो बचपन से ही ज्ञान देने लगते हैं, अपने माता पिता को दे रहे हैं, पड़ोसियों को दे रहे हैं। ये गिफ्टेड सोल कौन होती हैं? देखिए, ज़्यादातर ये ओल्ड सोल्स की परिभाषा क्या होती है कि जो ऑटोमेटिकली बहुत सारे जन्म ले चुकी हैं और एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी अपने ह्यूमन एक्सपीरियंस में पा चुकी हैं, यानी कि वो अपनी स्पिरिट सेल्फ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब जब वो पास्ट लाइफ्स में इतना मेहनत कर चुके होते हैं, तो वैसा ही वो जो बिहेवियर है, वो जो स्किल्स हैं, या जिसको आप चाइल्ड प्रोडिजी का नाम ले लीजिए, है ना? तो ये कहाँ से है? ये हमारी पास से हम इसको पिक करके आते हैं, और विजडम भी इसी का ही हिस्सा है। अच्छा। आपके अंदर अगर आप किसी पास्ट लाइफ में हम जैसे सेशंस में भी देखते हैं, नेचुरली इंक्लिनेशन आपका किसी की तरफ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस लाइफ टाइम में यू आर ड्रॉन टू देवी, नेचुरल इंक्लिनेशन है ना? कोई रीज़न नहीं है, आपके मम्मी पापा ने कोई देवी की पूजा नहीं करी, पर आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन है। सो इट इज़ क्वाइट लाइकली कि किसी पास्ट लाइफ में आप देवी भक्त रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से देवी के साथ अपना संबंध स्थापित किया है, जिसके कारण स्वरूप आप उस शक्ति को अपने साथ इस जन्म में लेकर आते हैं। वो हो सकती हैं सुषुप्ति की अवस्था में हो, यानी कि सोई हो, पर जैसे ही लाइफ की कोई इवेंट होगी, जैसे ही कोई इवेंट उस चीज़ को ट्रिगर करेगी, आपका सोया हुआ सारा कुछ वो जागृत अवस्था में हो जाएगा। एक उदाहरण आपको बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, हमारे घर के पड़ोस में एक दीदी रहती थी। तो हमारे इलाके में ना दोपहर के टाइम पे एक मरघट वाले बाबा आते थे। उनको बोलते ही सारा हमारा शहर मरघट वाले बाबा कहते थे। वो बड़ी हड्डियाँ वड्डियाँ लपेट के, एक कमंडल उनके हाथ में होता था, और सबके घर जाके वो, उनके कुछ मोहल्ले थे, वहाँ जाके वो स्पेसिफिकली अनाज मांगते थे या जो भी आप उनको देना चाहो। सारे बच्चे डरते थे उनसे, पर वो जो दीदी थी ना, वो छुप छुप के, क्योंकि मम्मी पापा तो रोकते हैं ना, नहीं बेटा उनके पास नहीं जाना, छुप छुप के कुंडियाँ खोल खोल के उनसे बातें करती थी। तो ये भी क्या कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि एक बच्चा जो इतना छोटा है वो तो डर जाएगा ना ऐसे मुंडमाला वाले किसी व्यक्ति को देख कर, और मम्मी पापा भी मना कर रहे हैं, बट नेचुरल अट्रैक्शन है उनका। जी। तो देखिए, यहाँ पर 2-3 चीज़ों की हम पॉसिबिलिटीज़ को समझ सकते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप से। फर्स्ट क्या हो सकती है कि पास्ट लाइफ में उनका भी ऐसा कोई रोल रहा हो जहाँ पर वो इस स्पेस में नहीं हो। मरघट वाले बाबा को हम एक डिटैच बैरागी बता सकते हैं, है ना? तो बैरागी के रोल में वो ऑटोमेटिकली रह चुकी हूँ। दूसरा, मरघट वाले बाबा का वहाँ आना उसके पास उसे कहीं ना कहीं डिटैचमेंट इस करंट लाइफ टाइम के लिए सिखा रहा है ना? क्योंकि लोग हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं आ जाते। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है उन दोनों का। अच्छा। कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मैं ऐसे आऊँगा, मैं तुम्हें ऐसे मिलूंगा, और तुम्हारे अंदर छोटी सी जो मशाल है डिटैचमेंट की जागेगी, है ना? वैराग्य जागेगा, है ना? हम आदि शंकराचार्य की बात करें, 7 साल 8 साल की उम्र में ही उनके अंदर वो सन्यासियों वाला सब कुछ जाग गया, अपना घर छोड़ दिया। तो ये कहाँ से है? पिछले जन्मों से आया, पर जीवन के किसी एक इवेंट ने उस चीज़ को ट्रिगर कर दिया। सेम रमणा महर्षि के लिए भी, है ना? वो एक जो एक्सपीरियंस, जब उन्होंने ज़मीन पर लेटकर सोचा कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है, उस एक्सपीरियंस ने उनको अद्वैत से जोड़ दिया। उन एक्सपीरियंस ने उसने अपने आप को जान लिया। उसके बाद वो समाधि की अवस्था में रहने लगे। तो एक इवेंट आपके जीवन में ऐसे निर्धारित हो सकती है जो आपके पास्ट के टैलेंट्स को, आपके पास्ट के स्किल्स को आपके अंदर अवेकन करे, गिफ्ट्स को अवेकन कर दे, और जिसकी आपको ज़रूरत है। क्योंकि पिछली लाइफ टाइम में हो सकता है आपने उसको 60-70% किया हो, अब इतना जीवन नहीं बचा कि उसको 100% कर सके।
तभी हम उसे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लाइफ में, ताकि हम 70-80% ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं 20% करूँगा तो ज़्यादा लोगों के साथ उस स्पेस में हेल्प कर पाऊँगा और ज़्यादा कलेक्टिव में अपना कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। देखिए, एक कहते हैं ना कि हमें हमारे बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है अगर हम अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि वो अवेयरनेस कई लोगों में नहीं होती है, तो वो पता नहीं कर पाते हैं कि वो टैलेंट क्या है। मैंने ऐसा भी सुना है कि PLR के थ्रू आप ये टैलेंट भी पता कर सकते हैं। तो ये संभव है क्या कि आप स्पेसिफिकली एक संकल्प लेके पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं और आपको वो टैलेंट पता चल जाए, या इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं? हाँ, देखिए, हम सब मेजरली 4 तरह की लाइफ टाइम्स को जीते हैं, है ना। हर तरह की लाइफ टाइम होती है, पर मुख्यतः इन चारों के नीचे आप किसी किसी लाइफ टाइम को सेट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट लाइफ टाइम्स होते हैं हमारे किंगली या क्वीनली लाइफ टाइम्स। अच्छा। जब हम राजा रानी ज़रूरी नहीं, पर यानी कि बहुत रिच व्यक्ति, किंगली क्वीनली लाइफ्स यानी कि रिच, बड़ा कंफर्ट में था, या मैं किसी चीज़ का प्रधान था, ऐसी लाइफ टाइम्स को हम, लीडरशिप लाइफ टाइम को हम किंगली लाइफ टाइम्स या क्वीनली लाइफ टाइम्स कहते हैं। दूसरी लाइफ टाइम्स होती है जिनको हम कहते हैं वॉरियर लाइफ टाइम्स, जिसके अंदर आपने बड़ी वॉर्स लड़ी या सोल्जरशिप थी आपके अंदर, एक पॉलिटिकल सिस्टम का आप हिस्सा थे, जहाँ पर आपने किसी चीज़ को स्थापना करने के लिए बड़ी लड़ाई करी, रिफॉर्म्स क्रिएट करी है ना। तो ये हमारी वॉरियर लाइफ टाइम्स होती हैं। तीसरी लाइफ टाइम्स होती हैं जिनको हम कहते हैं पॉपर लाइफ टाइम्स या पावर्टी लाइफ टाइम्स, जहाँ पर आपने भूखमरी को सहा, जहाँ पे आपके पास पूरे संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, तो वो भी एक एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। चौथा लाइफ टाइम होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं सेंटली लाइफ टाइम्स या सेजली लाइफ टाइम, जहाँ पर आप एक वैरागी होते हो, जहाँ पर आप साधना में या प्रभु भक्ति में किसी भी मार्ग को आप पकड़ते हो, है ना। तो हर कोई व्यक्ति इन चारों एक्सपीरियंसेस से कहीं ना कहीं गुजरता है। तो जहाँ तक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात है, ऑब्वियसली आप इंटेंट से ये सेजली या सेंटली लाइफ टाइम्स को एक्सेस कर सकते हो। आप अपना इंटेंट दे सकते हो, बाकी निकले, अगर आप सबकॉन्शियस से निकल रहा है, आप बचाने के लिए उसको रेडी हो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए आप अपनी सेंटली लाइफ टाइम को जान के आपकी नाक और बड़ी हो जाए, फिर वो आपका फ़ायदा नहीं, वो आपके अहंकार को ही हवा दे रहा है। तो अगर आपका सबकॉन्शियस, आपके गाइड्स आपको समझते हैं कि आप उस चीज़ को जान सकते हैं और उससे अपने इस जीवन का उत्थान कर सकते हैं, पतन नहीं, और दूसरों का भी हेल्प कर सकते हैं, तो ऐसे लाइफ टाइम्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, है ना। हम जैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारे मोस्टली सेशंस में नहीं, बहुत रेयर सेशंस होते हैं, जैसे कई लोग लाइफ टाइम्स को एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान की या तमिलनाडु की या ग्रीक सिविलाइजेशन की, वो उस भाषा को भी बोलना शुरू करते हैं सेशंस के अंदर उस टाइम पे। हाँ, और इसको हम प्रॉपर, इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो चुका है और हम भी अपने माध्यम से करते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं जेनोग्लॉसी। जेनोग्लॉसी सेशंस होते हैं कि जब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को ना बोल के आप उस पास्ट लाइफ की लैंग्वेज को बोलने लगते हैं जिसमें आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वाओ। तो बहुत सारे लोग अरबिक लैंग्वेज, है ना, उस चीज़ को वो एक्सेस कर लेते हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं बताता है कि सोल जो है ना, मल्टी डायमेंशनल है ना। आपके अंदर, आपको कहीं जाना नहीं है, इस्लाम में जाने की ज़रूरत नहीं है इस्लामिक भाषा बोलने के लिए, पर जब आप उसको जी चुके हैं तो आप अपने अंदर ही उस सबकॉन्शियस की मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे सेशंस होते हैं। सर, आपने अभी कुछ लाइफ टाइम्स की बात की, तो जो क्वीनली और किंगली लाइफ टाइम्स होती हैं, कौन सी ऐसी सोल्स होती हैं जो बार बार ऐसी लाइफ टाइम रिपीट करती हैं, क्या ऐसा है? देखिए, हर सोल इस लाइफ टाइम को एक्सपीरियंस करती है, पर हाँ, अगर कुछ मुझे आपको एग्जाम्पल देना हो तो आप ये कह सकते हैं कि अगर पास्ट लाइफ में वो बड़े ही लिमिटेड रिसोर्सेज में रहे हों, जैसे मैंने आपको एक पॉपर लाइफ टाइम्स बताया, पावर्टी लाइफ टाइम्स, तो अगर उनकी भूखमरी में डेथ हुई हो या बहुत पेन में रहे हों, लिमिटेड रिसोर्सेज रहे हों, तो सोल प्लेन पे वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि अब मुझे इसका बिल्कुल अपोजिट जाना है। तो रिच लाइफ जीनी है, जहाँ पर इनफ कंफर्ट, इनफ पावर है, इनफ सेफ्टी है, तो ये वहाँ से आ सकता है। बाकी हमारे प्रारब्ध, यानी कि हमारा पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो इतना अच्छा है, हमने इतने अच्छे काम किए हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमें
एक रिच लाइफ मिलती है, एक कंफर्ट मिलता है, अच्छे माता पिता मिलते हैं और हमारा सेटिंग्स अच्छे होते हैं। इसको अगर मैं उदाहरण से समझूँ तो मुझे एक बहुत अच्छा अपना ही पौराणिक उदाहरण याद आ रहा है, सुदामा का। जी देखिए ना, उन्होंने कितनी पावर्टी में लाइफ अपनी पूरी बिताई, जी लेकिन हमेशा खुश रहे, कभी शिकायत नहीं करी। उनका अगला जन्म मुझे नहीं पता है, जी। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ एक उदाहरण लिया है कि ऐसे लोग जो होते हैं, क्या पता उनका अगला जीवन, भले ही सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी किया है, पर्पस नहीं भी है, लेकिन कर्मों के बेस पे उनको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ऐसा। जी बिल्कुल। देखिए, रिच आपका बैंक का बैलेंस नहीं बता सकता, जो व्यक्ति संतोषी है वही अमीर है। राइट। क्या कुछ पास्ट लाइफ के टैलेंट्स या शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो श्रापित होती हैं? श्रापित इस लिहाज में मैं कह रही हूँ, एक केस मैंने सुना था जहाँ पे उन्होंने अपने बारे में बताया, अपनी जर्नी बताया कि वो जो व्यक्ति थी, जो महिला थी, वो किसी जन्म में कोई जादूगरनी या कुछ ऐसी शामन टाइप रही थी। तो इस जन्म में भी वो अगर किसी के बारे में बुरा कहती थी तो वो चीज़ें होने लगती थी। तो क्या इस वजह से भी कुछ हिडन गिफ्ट्स होते हैं पास्ट लाइफ के जो बिल्कुल लॉक कर दिए जाते हैं कि नहीं, आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे क्योंकि पिछले जन्म में आपने मिस यूज़ किया है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप अपने गिफ्ट का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हो, ये कोई और लॉक नहीं करता है, हम खुद ही आप ही करते हो, क्योंकि आपने अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया। अब इस जन्म में आप पावर लेने को ही डरोगे, क्योंकि अनकॉन्शियसली तो मेरे अंदर वो चलेगा ना कि अगर मेरे को पावर मिली और फिर से मैंने उसका गलत इस्तेमाल कर दिया तो। राइट। पर स्पिरिचुअलिटी क्या करती है? स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करती है, नंबर 1 उस पावर को फिर से जगाने की, नंबर 2 उसका सही इस्तेमाल करने की, क्योंकि ये दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस तरह से आप उसको काम कर सकते हो, है ना। बाकी अगर कोई टैलेंट ऐसे पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है जिसको आप कह रहे हैं कि ये श्रापित है, ये इसलिए आया है, ये टैलेंट नहीं है फिर। ये टैलेंट नहीं है, ये इसलिए आपके साथ आया है क्योंकि उसका रेजोल्यूशन नहीं हुआ है पास से। तो अभी लेसन सीखना बाकी है। आपको लेसन सीखना है और इससे रेजोल्यूशन करिए, इसीलिए जीवन में आया है वो, है ना। लॉक भी हो सकता है, वो अनलॉक्ड भी हो सकता है। तो अनलॉक्ड है तो उसको एक बेहतर अवस्था में इस्तेमाल करिए, तभी हमारा प्रोग्रेशन जो है अच्छे से हो रहा है। इन टैलेंट्स या जो गिफ्ट, सोल गिफ्ट्स होते हैं, इनका हम कैसे इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं अगर हमें पता लग जाए या कहीं भी कुछ नॉलेज हो हमें? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा मेरा सोल गिफ्ट क्या है। राइट, है ना। पहले इसकी एक छोटी सी, देखिए इसके लिए अवेयरनेस चाहिए ही चाहिए, पर अवेयरनेस मैं ये भी नहीं कहूँगा कि साधु संतों के पास ही है या जो ध्यानी है उसके पास ही। हाँ, जो ध्यान करेगा उसके पास इसका भरपूर मात्रा में अवेयरनेस है। पर एक प्रश्न अगर हम खुद से पूछें कि मेरे जीवन में या मेरे व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ मैं बहुत नेचुरल हूँ, बस। मैं भी सोच रही हूँ अभी। हाँ, आप सोचिए, क्योंकि जिस चीज़ में आप नेचुरल हैं, यानी कि वो आपके साथ ही कंजेनिटली जब आप पैदा हुए वो आपके साथ ही आई। अच्छा, अगर मैं अपना यहाँ पे एग्जाम्पल पूछूँ आपसे, तो मुझे ऐसा लगता है, थोड़ी अवेयरनेस तो मुझे लगता है मेरे अंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो है, ये लोग रिव्यू भी कर देते हैं, मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, जो आपके पास है उसमें से मुझे क्या चाहिए मैं बहुत अच्छे से जान सकती हूँ, भले ही मुझे उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं ही हो। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। ये क्या टैलेंट है फिर? तो इस चीज़ को हम रिसर्चर टैलेंट कह सकते हैं, है ना। क्योंकि क्यूरियोसिटी इज़ द वेरी नेचर ऑफ आवर सेल्फ, है ना। किसी लाइफ टाइम्स में हम बहुत क्यूरियस रहे हों, बहुत सारे हमने रिसर्चेस करी हों, तो उस टैलेंट को हम इस लाइफ टाइम में भी लेकर आए हैं और उसी को ही हम अब आगे लेकर चलते जा रहे हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक लाइफ टाइम में हमने रिसर्च नहीं किया, अब हमने उस टैलेंट को सोल स्पेस में लिखा है कि इस लाइफ टाइम में तो मुझे रिसर्चर, थोड़ा क्यूरियोसिटी चाहिए, है ना। क्योंकि क्यूरियोसिटी एक माध्यम है। क्वेश्चंस डू नॉट लीड अस टू आंसर्स, क्वेश्चंस लीड अस टू क्वेस्ट। हमारे अंदर खोज पैदा करते हैं, तो ये खोजने की, सीकर सेल्फ को जगाने की एक तरीका है। तो ऐसे लोग भी पता कर सकते हैं कि उनके पास क्या हिडन टैलेंट है। हाँ, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द आप घूमेंगे, आप अपने जीवन के बारे में और खुद के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड कर सकते हैं,
प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये क्वेश्चन हम पूछते नहीं है कि मैं किस चीज़ में नेचुरल हूँ। हम किस चीज़ में घूमते हैं कि दुनिया को क्या चाहिए, दुनिया को चाहिए ये, किस चीज़ की डिमांड है, मार्केटिंग की डिमांड है, इस चीज़ की डिमांड है। मैं ये नहीं देखता कि मैं मार्केटिंग के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ। तो अगर आप अपने नेचुरल स्पेस को अपने करियर के साथ जोड़ें, आप अपने जीवन में संतोष ज़्यादा पाएंगे। आपको कहीं हिमालय पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी भगवान को पाने के लिए। आप खुद ही उस संतोष को जिएंगे, अपने जीवन में निभाएंगे, जिसकी आप खोज कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या जो लोग, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो मल्टीटास्कर होते हैं, बिल्कुल। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो उनको आप कोई काम पकड़ा दें वो एकदम परफेक्शनिस्ट की तरह वो काम करते हैं। तो क्या डिफरेंट लाइफ टाइम्स के गिफ्ट्स वो लोग लेकर आते हैं? एब्सोल्युटली। तो उनको ये तो नहीं कहूँगा मास्टर ऑफ नन, हाँ, पर वो बहुप्रतिभाशाली होते हैं लोग। जैसे हम भगवान कृष्ण को भी हम 16 कला संपन्न कहते हैं। ये कलाएं क्या हैं? टैलेंट्स ही है। टैलेंट्स हैं अपने कला को जगाने का। जैसे कुछ कलाएं हम सब काम कर सकते हैं। अच्छा। मैं जैसे कहूँ कि आप थोड़ा थोड़ा इनमें से अगर कोई भी कुछ सीखना चाहे, इन कलाओं के साथ शुरुआत करें। पहली कला है पाक कला, खाना बनाने की कला। हम सबको आनी चाहिए। ये गलत फहमी है, हमें लगता है कि ये सिर्फ औरतों के साथ जुड़ा है। आदमी औरत सबको अपना निर्वाह इंडिपेंडेंटली करना आना चाहिए, और पाक उसमें से एक ऐसी कला है। दूसरा, वाक कला। हमें वाक क्षेत्र में अपने अच्छा होना चाहिए। क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कितना सोचकर बोलते हैं, और इसके साथ आपका सिंगिंग भी जुड़ा है। तो अगर आप वाक क्षेत्र को अपना, वाक कला। तीसरी कला जिसको हम कह सकते हैं नाट्य कला। थोड़ा डांस, थोड़ा आपके भी शरीर में थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। अगर आप लचीले नहीं हैं तो आप पत्थर के समान हैं। तो जो लचीला होगा, जैसे ताओ ते चिंग एक बुक है, ताओइज्म एक स्पिरिचुअलिटी का एक पूरा एक अपने आप में एक संप्रदाय है। उनका एक 76th वर्स में उन्होंने कहा है कि एक लकड़ी जब टाइट होती है, सूखी होती है, टाइट होती है, तो हवा का एक झोंका उसको तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक टहनी थोड़ी सी लचीली है, उस पर फ्रूट भी ज़्यादा लटकेंगे, वो हवा में भी ऐसे ऐसे लहराएगी। तो ठीक, अगर आप लचीले हैं तो जीवन में आप लचीले रहकर जीवन की रफ्तार के साथ चलेंगे। और अगर आप पूरा उसी लकड़ी की तरह हैं जो पेड़ पर सूखी हुई है, रिजिड है, तो प्राण शक्ति भी आपके अंदर काम नहीं करेगी। तो ठीक इसी तरह से थोड़ा लचीलापन होना, अपने अंदर ऐसा थोड़ा चलना फिरना आना। चौथा, ड्राइविंग आना चाहिए। ओके। थोड़ा सा, क्योंकि ड्राइविंग क्या करता है, हमें थोड़ा इंडिपेंडेंट करता है ना? बहुत इंडिपेंडेंट करता है, क्योंकि हम किसी पर आश्रित नहीं रहते। तो थोड़ा ड्राइविंग आना चाहिए। अंत में ध्यान कला, ये तो सबसे पहले आना चाहिए। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अपने साथ कुछ समय व्यतीत करना। हम, कोई स्कूल नहीं सिखाता हमें अपने साथ बैठना, कोई नहीं सिखाता, पर यही सबसे बड़ी हमारी सफलता की चाबी है। आप देखिए, जब हम बूढ़े होने लगते हैं, जब हमारे साथ कोई नहीं रहता, तब हमारे अंदर तितर बितर ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा, लोग अकेले बैठने से डरते हैं, रिटायर होने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अकेले बैठना किसी ने सिखाया ही नहीं। अगर आपने खुद से दोस्ती नहीं करी तो दूसरा कौन दोस्ती करेगा? आपका लव्ड वन भी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। तो ये भी आना चाहिए, खुद के साथ बैठना, खुद का आंकलन करना, थोड़ा जर्नलिंग करना, अपने शब्दों को लिखो, है ना? तो ये क्लैरिटी आती है बहुत उससे माइंड में। यही तो ये चीज़ें अगर हम करें, एंड में राइटिंग, अगर हम राइटिंग का भी थोड़ा सा अपने आप को खोलें, अपने शब्दों को व्यक्त करें, तो ये भी हमें सहायता करता है अपनी क्रिएटिव एनर्जी को चर्न करने के लिए। तो ये टैलेंट्स को हमें ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। पास्ट लाइफ के गिफ्ट्स को एक्टिवेट करने का क्या तरीका है? देखिए, पास्ट लाइफ्स के गिफ्ट्स को एक्टिवेट करना अगर हमें चाहिए, तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपको पता होना चाहिए कि आप नेचुरल किस अवस्था में हैं। जैसे मैं आपको अपनी वाइफ की बात बताता हूँ, शुभांगी की। शुभांगी बहुत नेचुरल है सारी लैंग्वेजेस के साथ। जैसे हमने तेलुगु नहीं सीखा है, हमें कन्नड़ा, गुजराती, मराठी ये चीज़ें नहीं आती हैं। हम
पंजाबी फैमिली से आए, पंजाबी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, थोड़ा बहुत संस्कृत हमें पता है। पर जब शुभांगी किसी भी इन रीजन्स के लोगों से बात करती है, शी अंडरस्टैंड्स एब्सोल्युटली, और बंगाली सबसे ज़्यादा। तो हम शुभांगी के साथ हमारे फ्रेंड्स मस्ती भी करते हैं कि तुम्हारे सामने हम किसी चीज़ की चुगली नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तो ये उसका पास्ट लाइफ टैलेंट रह चुका है कि जहाँ पर वो बहु प्रतिभाशाली लैंग्वेजेस को समझती थी और उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारा, और आज उसके साथ वो चीज़ें नेचुरली, वो उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करती, मैं कहूँ उसने पढ़ाई करी या ना, पर नेचुरली। और ये कहीं ना कहीं हमें ये भी बताता है कि शब्द हमारी फीलिंग्स को चलाते हैं। तो वो बहुत अमेजिंग है शुभांगी किसी की फीलिंग्स को पकड़ने। आप सोचिए, कोई व्यक्ति जिसके साथ उसकी भाषा नहीं बैठती, पर वो उसकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ के उसको अच्छे से उसमें हेल्प कर पाना, ये उसका टैलेंट है। ओके तो ये आपने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसे हमारे साथ हैं, जैसे आप देखिए ना, हम बहुत सारे रियलिटी शोज़ में जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर गाते हैं, इतना सुंदर पियानो बजाते हैं, डांस इतना सुंदर करते हैं। 3 साल का बच्चा, तो 3 साल तक आप क्या ट्रेनिंग लेंगे? माँ के गर्भ के अंदर से थोड़ी ट्रेनिंग ले रहे थे, पर वो पिछले जन्मों से आपने अपने अंदर एकत्रित किया है। हो सकता है एक डांसर लाइफ टाइम, हो सकता है एक सिंगर लाइफ टाइम, हो सकता है एक रिसर्चर लाइफ टाइम जो आप अपने साथ लेकर आए हैं, हो सकता है एक ध्यानी लाइफ टाइम। तो ये हमारे पास्ट लाइफ टैलेंट्स हमारे साथ इसलिए आते हैं ताकि उस जीवन में हमने इंडिविजुअल लेवल पर इस चीज़ में अपने अंदर मास्टरी हासिल करी। अब इसके माध्यम से मुझे जन जन तक कल्याण पहुंचाना है, क्योंकि अपना तो अब कर लिया, अब कलेक्टिव में भी कंट्रीब्यूट करना है ना। राइट। तो कलेक्टिव में कंट्रीब्यूट कैसे होगा? आपके अपने टैलेंट से। ये कौन डिसाइड करता है कि लाइफ के इस पार्ट में आकर या इस फेज़ में आकर, इस उम्र में आकर ये पास्ट लाइफ के जो हिडन टैलेंट्स हैं, सोल गिफ्ट्स हैं, ये एक्टिवेट होंगे? क्योंकि कई लोगों के देखते हैं ना, अचानक से 20 साल बाद लाइफ बदल गई, 21वें 22वें साल में वो एक अलग ही पर्सनालिटी है और वो अंतर दिख जाता है। कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, नथिंग। जी जी, देखिए इसका कोई रूल ऑफ थंब नहीं होता कि ये इस समय में जागेगी, इस समय में, पर सोल अपनी स्क्रिप्ट में अलग अलग पॉसिबिलिटीज लिखती है। अच्छा। जैसे हो सकता है कि 10 वर्ष की उम्र में भी मेरे अंदर से आवाज़ आए उस टैलेंट को सोचने की या थोड़ा उसकी तरफ ध्यान देने की, फिर 20 वर्ष में आए, फिर 35 वर्ष में आए, ऐसे करके वो 3-4 बारी हमें रास्ता बनाएगी। हम स्टेप नहीं ले पाते। स्टेप क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है भेड़ चाल में चलना। हमें सिखाया गया है कि ये जो तू सोच रहा है इससे कोई पैसा नहीं कमा सकता, इसको छोड़, तू इसको कर, इसमें बहुत पैसा है, इसमें तेरा प्रमोशन ज़्यादा है। तो जब हम देखिए, करेज चाहिए इस आवाज़ को सुनने का, इसको हम कहते हैं कि हाँ, स्पिरिट आपके अंदर जो होती है ना, आपको पहले आपके कान में बोलेगी कि भैया ये तुम्हारा टैलेंट है। फिर जब आप नहीं सुनते हो, आपके जीवन की जो थोड़ा ट्रैक है वो ग्राफ नीचे नीचे जाना शुरू हो जाता है। फिर थोड़ा सा आपको कहेगी ऐसे ऐसे नॉक करके कि भैया उठो। फिर थोड़ा ट्रैक और नीचे जाएगा, फिर पूरा पकड़ के आपको झंझोड़ देगी। अब तो आपको जगना होगा। अगर नहीं जगोगे तो तब भी आपका सिर माथे है, आपका फ्री विल। पर थोड़ा सा अगर आप उस चीज़ में अपना सोचो और देखो कि मैं एक स्टेप तो लेके देखूं, और फिर इसी से ही हम अपने जीवन की तरक्की की राह चुनते हैं। हाँ, यहाँ क्या होता है, सीए फैमिली में है तो सीए बनना है, आईएएस फैमिलीज में है तो आईएएस बनना है। बच्चे के पैदा होने से पहले ही हम उसका करियर डिसाइड कर देते हैं, डॉक्टर ही बनेंगे। तो ये बेचारे के सोल कॉन्ट्रैक्ट में तो आप इंटरफेयर कर रहे हैं। पर ये भी कहीं ना कहीं उस सोल ने लिखा है कि इस इंटरफेरेंस से मैं जाऊंगा तभी तो मेरे को पता चलेगा ना कि भैया मेरा एक्चुअल टैलेंट क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर ही वो एक दिन सारी बंदिशों को तोड़ के अपने अंदर से निकलेगा। मैं बाय एजुकेशन MBA ह्यूमन रिसोर्सेज, मैंने पूरा ह्यूमन टैलेंट, ह्यूमन बिहेवियर मेरे को शुरू से ही इंटरेस्ट था। अच्छा। हालांकि मेरी फैमिली में मेरे फ्रेंड्स सर्कल सब मुझे कहते थे मार्केटिंग कर या फाइनेंस कर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वो रहा था। पर मेरे को ये HR सुन के बड़ा वो लगता था कि मुझे ये ह्यूमन रिसोर्स में जाना है। तो जब मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया, बिजनेस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, मेरी क्लास में हम ह्यूमन रिसोर्स के बैच में 19 बंदे थे, जिसमें से सिर्फ 2 लड़के
बाकी सब लड़कियां, क्योंकि एक धारणा बनी हुई है कि ह्यूमन रिसोर्स लड़कियों के लिए बना है। अब अंदर से ये लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा। मैंने अपना अपना बेस्ट दिया क्योंकि वो मेरे को सब्जेक्ट अच्छा लगा। फिर एक समय में जाकर मेरा, क्योंकि मैंने ह्यूमन रिसोर्स, अब देखिए मैंने अपने लिए ये आवाज़ सुनी जी, है ना, मैंने अपनी ये आवाज़ सुनी कि चलो देखा जाएगा जो होगा। मैंने उसको लिया। ट्रेनिंग का समय आया, मैं ट्रेनिंग करने के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी में गुड़गांव में गया। सोच के गया था मार्केटिंग करूँगा। वहाँ जाकर गया तो उनका मार्केटिंग डिवीज़न ही नहीं था, क्योंकि वो सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते थे, तो मार्केटिंग का कोई चांस ही नहीं था। और आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं बिठा देंगे आप अगर आप इंटर्न ही हो। मेरे को ह्यूमन रिसोर्स में सिलेक्ट कर दिया गया। वहाँ भी मेरे को ह्यूमन रिसोर्स मिला, और विद गॉड्स ग्रेस मेरा इतना बढ़िया रहा कि उसी कंपनी ने मुझे जॉब दे दी। कहाँ? ह्यूमन रिसोर्सेज। अरे वाह। तो एक स्टेप मैंने लिया, इसीलिए कहते हैं कि जब आप एक स्टेप लेते हो तो यूनिवर्स उस तरफ से 10 स्टेप्स लेगा। अब चलते चलते मैं यहाँ तक पहुँच गया। हाँ। बहुत बढ़िया लगने लगा, मैं बहुत खुश, क्योंकि मेरे बॉसेस भी विद गॉड्स ग्रेस मुझे बहुत अच्छे मिले। हर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, इंकरेज किया, और मेरे अंदर खुद का भी था कि मुझे कुछ करना है। पर एक समय में जाके 8-9 साल के बाद जाकर मेरे अंदर स्ट्रेस बनने लगा। स्ट्रेस कैसा कि जैसा एवोल्यूशन, जैसा ट्रांसफॉर्मेशन मैं सोच रहा था, ये मुझे वो नहीं मिल रहा। मतलब कि जो मैं इच्छा कर रहा था ये वो नहीं है। मतलब कि ये 9 to 5 में बंद गया है, और मेरा जो क्रिएटिविटी मैं करना चाहता हूँ, चाहे किसी भी कारणवश सोच लीजिए, प्रोटोकॉल्स हैं, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये स्ट्रेस बनाने लगा। उस समय में मेरे जीवन में ध्यान आया। ये मैं आपको 2008 की बात बता रहा हूँ। मेरे जीवन में जब ध्यान आया, फिर धीरे धीरे मेरे जीवन का चक्का फिर चलने लगा। ह्यूमन रिसोर्स, अभी मैं क्या करता हूँ, ह्यूमन के साथ ही काम कर रहा हूँ, पर ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल है वो गहरा हो गया। तो क्या है, जब आप एक आवाज़ को सुनते हैं, एक आवाज़ सुनी थी आपने केवल, हाँ, एक आवाज़ सुनेंगे तब आपके साथ साथ चलेगा। फिर एक समय आया, अब मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से करने लगा। फिर मेरी प्यास और बढ़ने लगी, और प्यास बढ़ने लगी तो मेरे को ये भी होने लग गया कि ये जो जॉब मैं कर रहा हूँ, ये जॉब नहीं मैं करूँगा, क्योंकि ये तो मेरे बिल्कुल विरुद्ध चल रहा है कि मेरे को जॉब से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर, मेरे को, एंड आई फील ब्लेस्ड कि मेरे को इतने अच्छे बॉसेस मिले जिन्होंने मेरे को कभी भी खींचा नहीं पीछे। पर जो मेरे को लगता था कि जो मैं करना चाहता हूँ ये वो नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है कि जॉब छोड़ दो। अब जॉब छोड़ के, एक कन्वेंशनल सेटअप को छोड़ के अनकन्वेंशनल चीज़ें करना, वो करना जो आपका दिल कहता है, क्योंकि समाज में तो हम यही सुनते हैं ना, क्या काम करोगे आप, थेरेपी कोई वर्क थोड़ी है, थेरेपी कोई काम नहीं है ना, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ये तो तुम्हारे लिए नहीं बना है। एंड फिर मेरा पर्सनल फियर, खुद की इनसिक्योरिटीज़ कि मैं तो इतना अच्छा कमा रहा हूँ, बंधी हुई तनख्वाह नहीं आएगी, तो कैसे होगा सब कुछ, किस तरह से काम किया जाएगा। मैंने पूरा एक साल मैं रोज़ 3 घंटे ध्यान करता था। एक साल मतलब कि पूरा 30 डेज विद जॉब 40 डेज मैंने एक रिचुअल बनाया कि 40 डेज पहले से मैंने पूरा साल इस चीज़ को प्रोसेस किया, अपने फियर को। अंत में आके मैंने 3 घंटे ध्यान करना शुरू किया 40 दिन के लिए। मेरे अंदर ये था कि आप देखो, मैंने सोच तो लिया है मुझे ये छोड़ना है, पर अंदर से एक कॉन्फिडेंस जागना चाहिए ना। ये मैं 2012 की आपको बात बता रहा हूँ। जिस दिन मेरा ध्यान खत्म हुआ, और मेरी शादी भी नई नई हुई थी, क्योंकि उस समय आप खुद समझ सकते हैं जब नई नई शादी होती है सबकी अपनी अपनी एक एस्पिरेशन होती है ना। तो पर शिवांगी ने मेरे को बहुत अच्छे से इंकरेज किया इस चीज़ में कि नहीं, तुम्हें अगर लगता है तो हम दोनों ही करेंगे, क्योंकि वो भी एक स्पिरिचुअल फैमिली से आई। ध्यान की यात्रा उसकी 2nd क्लास से चल रही है, सो मेडिटेशन वो 2nd क्लास से कर रही है। तो जब ये होने लगा, तो जिस दिन मेरे 40 डेज कंप्लीट हुए, मैंने अपना रेजिग्नेशन लिख के अपने बॉस को दिया। एंड अब वो मेरे को छोड़ना नहीं चाहते थे, पर धीरे धीरे करके ऐसा सिस्टम बनने लगा कि धीरे धीरे उन्होंने भी मेरे को समझा कि मेरी एक ज़रूरत है। वो आई थिंक ही वॉज हाईली इंट्यूटिव। कई लोग ध्यान करते नहीं है, पर अंदर से बड़ी इंट्यूशन उनके अंदर बोलती है। तो मैंने उनके बिजनेस डिसीजन में भी बहुत चीज़ देखी, और उन्होंने वही चीज़ मतलब कि मेरे को उसी चीज़ से सेंस किया। फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने सिस्टम को स्लो डाउन करते हुए, पहले मैं एक कंसल्टेंट रोल में आया, फुल टाइम से एक कंसल्टेंट रोल में आ गया, फिर धीरे धीरे करके सारी जॉब छोड़ी मैंने। वो 2012 से आज 2025, एंड आई
मतलब कि मेरे को बताते हुए ये बहुत, मतलब कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि आजकल हम किसी से बात करते हैं क्या हम खुश हो, हमें बहुत डाउट होता है कि कहने के लिए कि मैं खुश हूँ कि नहीं। एंड मैं उस दिव्य शक्ति की ग्रेस मानता हूँ कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली मेरी हर चीज़ का ध्यान रखा गया, हर चीज़ का। पर वो कैसे हुआ? जब ये सेकंड नॉक मेरे जीवन में जागी। फर्स्ट नॉक तो थी ह्यूमन रिसोर्स, सेकंड नॉक कि ये वाला जो मुझे करना है ये नहीं, अब मुझे ये करना है, जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं, ये करना है। तो ये सेकंड नॉक जब मैंने उठाई, सो आपका यही हमारे टैलेंट्स हैं। आपके टैलेंट्स ऐसी ऐसी चीज़ों में ना छुपे होते हैं, इट्स लाइक अ ट्रेजर। हाँ, राइट। पर आपको खोदने की आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए, क्योंकि डर आएंगे। मैंने अपने डरों को आपको बताया कि मेरे अंदर ये इनसिक्योरिटीज जागी जो नेचुरल हैं, है ना। तो जागी, पर फिर मुझे कुछ देखने को भी समझ आया कि एक शक्ति है जो अगर आप सरेंडर करते हो, अपने टैलेंट पर भरोसा रखते हो, तो आप यू विल बी टेकन केयर। पर हमारे अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती है, और मुझे लगता है शायद कई लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट ही यही होता है कि तुम रिस्क लोगे ही नहीं जीवन में। ऐसा भी हो सकता है। नहीं लेना इस लाइफ टाइम में, कोई बात नहीं, उसी लाइफ टाइम से हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे, अगली लाइफ टाइम में जगा लेंगे। पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको अगली में जगाना है तो इसमें क्यों नहीं, वाई टू वेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को भी कि आप अपनी जॉब छोड़ दो और ये करो। जो मैंने कहा आप मेरा फॉलो मत करिए, ये तो बुद्ध भगवान ने भी कहा कि जैसे मैंने अपने घर को छोड़ा, आपको नहीं छोड़ना। एनलाइटनमेंट का सिर्फ रास्ता ये नहीं है, रास्ता आप अपने गृहस्थ में भी पा सकते हो। पर ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अंदर की आवाज़ को सुनिए, ये प्रश्न जरूर पूछिए कि मेरे अंदर जो नेचुरल है मैं कैसे उसे अपनी रेगुलर दिनचर्या में ला सकता हूँ। और उस अंदर की आवाज़ को, उसको सोल, आत्मा की आवाज़ को वेरीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है मेडिटेशन। आप बार बार उस कमरे में जाओगे तो वो जान जाएगी भैया ये तो रोज़ का आना जाना है इसका। गेस्ट से आप फिर बढ़िया बन जाओ। हम जब पहले मिले, वी मेट इन अ वेरी वेरी फॉर्मल सेटअप। अभी हमारा बात करने का, हमारा एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का तरीका बदल गया। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को एनर्जी स्पेस में जान पाए हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या ये भी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आया जिसका अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि मैं इस व्यक्ति का हिडन टैलेंट जगा दूं? ये होता है? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। कई लोग होते हैं एक मीडास टच की तरह, वो आपको आके आपको खुद ही पारसमनी बना जाते हैं, है ना। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि किसी लाइफ टाइम में आपने उनके लिए ये किया। इसमें स्पिरिट गाइड्स का क्या रोल होता है? हमने स्पिरिट गाइड्स के बारे में बहुत सारा सुना है। वो क्या सिर्फ PLR के वक्त ही हमें हेल्प करते हैं, या नेचुरल डे टू डे रूटीन में भी, या जब हम बहुत परेशान होते हैं, जब बहुत खुश होते हैं, तब भी उनका कोई रोल होता है? देखिए, स्पिरिट गाइड हम सबके पास हैं, हम सबके पास स्पिरिट गाइड्स होते हैं। हाँ, कई कनेक्टेड होते हैं, कई नहीं कनेक्टेड होते हैं, वही ध्यान की बात आ जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि केवल PLR वाले लोगों के साथ ही स्पिरिट गाइड हो सकता है। PLR आपको हेल्प करता है उनके साथ थोड़ा सा क्लोजनेस बनाने के लिए, उनके अंदर ट्यून इन करने के लिए। पर ये एनर्जीज जो होती हैं आपकी फ्री विल पे चलती हैं। मतलब कि अगर आप कहेंगे कि आप कमरे के दूसरे कोने में बैठो, वो वहाँ बैठी रहेंगी। अच्छा, है ना। वो आपके साथ आपके काम में अपना नाक नहीं डालेंगे जब तक आप नहीं कहोगे। तो वो आपकी फ्री विल का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो ये इसी तरीके से आपके साथ आपको प्रोसेस करते हैं। ये लोग जो होते हैं आपके साथ आते हैं, आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ अपनी सोल स्क्रिप्ट को डिस्कस करते हैं जन्म से पहले। हाँ, जन्म से पहले। जो आप पटकथा लिखते हैं, जैसे डायरेक्टर अपनी एक स्क्रिप्ट लिखता है, तो अपने फ्रेंड को थोड़ा सा बताता है ना, जिसको एक बैंड है, जो एक्सपर्ट है, जिसको उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ठीक उसी प्रकार से आपके सोल गाइड्स ये भी नहीं करते हैं कि आपको कहेंगे ये ऐसे लिखो, ये वैसे लिखो। वो क्वेश्चंस रेज करते हैं आपके अंदर। कैसे क्वेश्चंस? कि आपको लगता है ऐसे करने से आप ये कर लोगे। आपको आंसर नहीं देंगे, पर आपके अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कुरेद देंगे, ताकि आपको लगे कि मैंने जो डिसीजंस लिए हैं, एश्योर्ड डिसीजंस लिए हैं, राइट डिसीजंस लिए हैं। और आपको उसकी वो प्रतिबद्धता बनाते हैं, आपके अंदर कमिटमेंट बनाते हैं। तो जब कमिटमेंट वो जगा देंगे तो उनका काम भी पूरा हो जाता है। क्या आप किसी रीइंकार्नेटेड जेन्युइन पर्सन या जीनियस से मिले हैं? हाँ,
काफ़ी लोगों से मिला हूँ और पर हम इन चीज़ों की ज़्यादा बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नंबर 1, जो जिसने एक्सपीरियंस किया है हम उसको भी अहंकार को बढ़ावा नहीं देते हैं। हाँ, जो लोग ऐसी अपने आप को जान पाते हैं, अहंकार तो उनमें होता ही नहीं है। पर ये भी हम देखते हैं कि दूसरों को जब आप उनके बारे में बताते हैं तो उनको पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि पास्ट लाइफ एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जहाँ पर लोगों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि पास्ट लाइफ एग्जिस्ट भी करता है या आप अपनी पास्ट लाइफ्स को जान भी सकते हैं। पर मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि बहुत रिसर्च है इसके ऊपर। कृष्ण की वाणी रीइंकार्नेशन का सबसे बड़ा प्रमाण है। इससे ज़्यादा प्रमाण हमें नहीं चाहिए। तो अगर हम इस चीज़ को जाने, भगवान बुद्ध जाटका टेल्स जो उन्होंने लिखी अपनी पास्ट लाइफ्स पे लिखी, तो उसका भी एक प्रमाण है ना। बाकी हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को मिला हूँ जो रामकृष्ण परमहंस के साथ थे। मैं लहड़ी महाशय जी को मिला हूँ जो इस लाइफ टाइम में, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी भी ये वही व्यक्ति हैं, ना मेरी कोई मंशा है, पर हाँ जो अंडरस्टैंडिंग से वो इस लाइफ टाइम में चल रहे हैं उसमें वो चीज़ें दिखती हैं। उनकी पास्ट की वो जो साधना है, जो पास्ट का ज्ञान है, वो दिखता है। ये दिव्य आत्माएं जो होती हैं ये भी तो अलग अलग एनर्जी के रूप में बहुत जगह जन्म लेती है ना। यस, ये भी हो सकता है कि जो लहड़ी महाशय जी की आत्मा है वो 2 स्प्लिट्स में आए, एक शरीर में और दूसरे शरीर में। इसलिए हम भी देखते हैं, जैसे विवेकानंद में 2 विवेकानंद, 3 विवेकानंद को मिला हूँ अभी तक। तो उनकी एनर्जी ने स्प्लिट हो गई। हाँ, स्प्लिट, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे सागर अपने आप को अलग अलग नदियों में बांध सकता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी अपने आप को, एनर्जी है तो एनर्जी अलग अलग स्तरों पर अपने आप को स्प्लिट कर सकती है। हम उनके एक्सपीरियंस पर डाउट नहीं करते, ना ही मेरा ये मंशा है, ना ही मेरा ये काम है, ना ही मेरा इस चीज़ को बढ़ावा देना काम है। अरे भैया विवेकानंद जी आ गए। पर ये ज़रूर देखें कि इसके माध्यम से आप अपने जीवन में तरक्की क्या ला रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। फिर ही मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल ठीक किया काम। डेफिनेटली। और मुझे लगता है प्रमाण की ज़रूरत क्या है, अगर आप लेसन सीख ले रहे हो उस लाइफ टाइम से, मान लीजिए कोई इस जन्म में बहुत दुष्ट व्यक्ति है, अब उसने कहीं भी अपने सब कॉन्शियस को टैप किया, वो समझ रहा है कोई भी लाइफ टाइम है, लेकिन वो वहाँ देख रहा है कि वो साधु था। अब इस लाइफ टाइम में फिर वो एक सबक लेगा ना, लेसन लेगा कि यार मैं तो ये साधु वाला जीवन जी के आया हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ। अगर सबक ले लिया तो हाँ बढ़िया है, पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है और एक्सप्लोर करो पास्ट लाइफ। तो जैसे कई बार हमने ये भी देखा है कि पास्ट लाइफ का चेहरा और करंट लाइफ का चेहरा भी बहुत मिलता जुलता है। जैसे एक आप थियोसॉफी सोसाइटी की एक टीचर थी, बहुत फेमस स्पिरिचुअलिस्ट थी, मैडम ब्लवात्स्की। उनका जो रीइंकार्नेशन, जो मैंने अभी करंट जिनको मैं मिला हूँ, जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है, शी इज़ नॉट इन द बॉडी राइट नाउ, उनका नाम है मार्गरेट मैकलरॉय। तो अगर आप उनकी तस्वीर को भी देखें आपको खुद पता चलेगा कि इनके चेहरे में ही कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। और इसके अलावा मेरे टीचर ब्रह्मऋषि पत्री जी, उनका पास्ट लाइफ रह चुका है हज़रत इनायत खान का। तो उनका अगर आप तस्वीर देखें और प्लस उनका बोलने का लहजा, सर का जो विजडम, मतलब कि जो स्पॉन्टेनियस था, इट इज़ डेफिनेटली कैरिड फ्रॉम हज़रत इनायत खान। तो ये शब्द मैंने सर से खुद सुने कि ये मेरी पास्ट लाइफ है, और चेहरे बहुत मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आपको कहीं ना कहीं बताएंगे कि ये पास्ट लाइफ टैलेंट्स, नॉट ओनली जस्ट टैलेंट्स, इवन कभी कभी हमारी सूरत सीरत भी सेम होती है, सेम चलती है। अच्छा, कई लोग हैं जो सपनों में देखते हैं कि उनके पास कुछ शक्तियां हैं या कोई टैलेंट्स हैं, तो ये उनका ख्याली पुलाव है या ये सच में पास्ट लाइफ कहीं ना कहीं ड्रीम्स के माध्यम से उनकी एक्सेस हो रही है, ये कैसे फ़र्क करें? जी देखिए, ड्रीम्स ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पास्ट लाइफ की शक्तियाँ बताएं, हो सकती हैं आपकी पास्ट लाइफ की शक्तियाँ, पर ड्रीम्स हमारे सबकॉन्शियस का एक मैसेज लाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस ड्रीम के माध्यम से सबकॉन्शियस हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि यू आर पावरफुल। यू आर पावरफुल। अगर जीवन के किसी रास्ते से हम गुजर रहे हैं जहां हमें लगता है कि अंधेर का पक्ष है, मैं चल नहीं सकता, मुझसे होगा नहीं, पर सबकॉन्शियस इस ड्रीम के माध्यम से उनको बताने का प्रयास करता है
यू आर पावरफुल एंड यू कैन डू इट। तो ये दोनों तरीके से डिकोड किया जा सकता है। ओके, ये केस टू केस है, मैं ऐसे नहीं कह सकता इसका कोई एक प्रॉपर निचोड़ आंसर है। व्यक्ति के माध्यम से जिस पक्ष में जिस समय में उसको ये चीज़ें आती हैं उससे हम जान सकते हैं कि यू आर पावरफुल, ये मैसेज है या ये पास्ट लाइफ का आ रहा है। लेकिन पास्ट लाइफ भी कई बार पास्ट लाइफ भी होती है, हम ड्रीम्स में अपनी पास्ट लाइफ को एक्सेस करते हैं 100%। ऐसे कई जैसे हमारे ड्रीम्स होते हैं जहाँ पर आप एक बिल्कुल ही अलग सेटअप में हैं, अलग सेट ऑफ पेरेंट्स देखते हैं अपने साथ। आपका दिखना भी अलग हो सकता है पर आपको अंदर पता है कि मैं ये हूँ, है ना? डेफिनेटली। तो ये लाइफ टाइम्स हमारे ये ड्रीम्स हमारे पास्ट लाइफ ड्रीम्स हो सकते हैं। ओके ओके। आखिर में अगर किसी को अपना हिडन टैलेंट पता करना हो, मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान है कि मेरी लाइफ की दिशा कुछ भी निर्धारित ही नहीं हो पा रही है, तो क्या वो पास्ट लाइफ्स के टैलेंट्स को पता करके ये सोल्यूशन पा सकता है? देखिए, जान सकता है पर जीना भी है। जानने और जीने में अंतर है, राइट, है ना? मैं जानता हूँ आज मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, पर अगर मैं गैस के आगे खड़े होकर करची नहीं चलाऊंगा तो जीऊंगा कैसे? ठीक उसी तरह से अध्यात्म क्या करता है, ध्यान क्या करता है, आपको जानने और जीने का गैप ब्रिज करने के लिए हेल्प करता है ना? हमें पूर्ण पुरुष बनना है, पूर्ण शक्ति। सिर्फ ये नहीं कि मैं स्पिरिचुअल रेल में अपने आप को जानूं, वो तो हम सब जानते हैं। आज मैं बच्चे को भी पूछूं हु आर यू, वो कहेगा आई एम अ सोल। पर क्या आप जिए हैं वैसा? क्या आप उसके पोटेंशियल को एक्सेस किए हैं? वो कैसे होगा जब आप रोज अपने साथ बैठते हैं, ध्यान करते हैं, खुद को जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान एक चीज, सेकंड सज्जन संगति। संगति अच्छी रखिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। पांडवों और कौरवों में अंतर क्या है? उनकी संगत का बिल्कुल, है ना? जहाँ पांडवों के पास भगवान कृष्ण है, वहीं कौरवों के पास शकुनी मामा है। तो जैसी आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत बनेगी। तो सज्जन संगत अच्छा होना चाहिए। हमारे भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, अंत में कहते हैं संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध यानी कि बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध यानी कि जो जगा हुआ है, यहाँ बुद्ध भगवान की बात नहीं हो रही, जो जगा हुआ है इस बुद्ध। धम्मम यानी कि जो जगा हुआ है वो कोई टीचिंग भी देता है। धम्मम यानी कि उसकी टीचिंग को फॉलो करो। अल्टीमेटली ये हो गया तो फिर संगत में बैठो, संघ की शरण में बैठो। फिर ये भी है, दूसरा सज्जन संगत है। तीसरा राइट बुक्स, स्वाध्याय। स्व अध्याय यानी कि खुद का अध्याय करना, उसे हम स्वाध्याय कहते हैं। तो हमारे बहुत सारे ईस्ट वेस्ट के बहुत सारे अच्छे अच्छे हमारे ऑथर्स हैं, हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, जिनका ज्ञान हमें अर्जित करना चाहिए। और ये नहीं करना चाहिए कि सिर्फ ईस्टर्न पढ़ें, वेस्टर्न नहीं पढ़ें, या सिर्फ वेस्टर्न पढ़ें ईस्टर्न नहीं। ये सभी आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं है, ये सब सेम है। तो सबसे ज्ञान अर्जित करना है। हमारे टीचर ने हमें यही सिखाया है कि सबसे अच्छी चीज़ लेनी है, हर टीचर को सुनना है, किसी भी टीचर को मना नहीं करना, हर एक एक व्यक्ति का अनुभव सुनना है। क्योंकि एक एक व्यक्ति का अनुभव सुन के, जब आप 10 व्यक्तियों का अनुभव सुनते हो, आपके अंदर 10 लोगों की शक्ति आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से मैंने अपने अनुभव बताए, मेरे माध्यम से कितने लोग सुनेंगे, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। पर काम क्या है? हमें स्वाध्याय करना, अपने अनुभवों को शेयर करना। ये 3 चीज़ें करते करते हम खुद को जान सकते हैं, और टैलेंट जो हमारे हैं वो अपने आप ही फिर काम करेंगे। बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। आखिर में मैं कुछ बुक्स आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है उसके लिए बुक, अगर कोई बहुत शुरुआत से मेडिटेशन कर रहा है लेकिन अभी तक स्वाध्याय में नहीं आया है, उनके लिए बुक। जी, तो देखिए, अलग अलग टेस्ट के हिसाब से मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति फिज़िकल इमोशनल चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं, जिनको लाइफ में स्ट्रेस है, तो लुइस एल हे का बुक है यू कैन हील योर लाइफ, और मिरर वर्क, ये दोनों हिंदी में भी अवेलेबल हैं। लुइस एल हे बहुत अमेजिंग मास्टर हैं, बॉडी में नहीं है इस समय, उन्होंने 95 साल के करीब अपना शरीर छोड़ा, बट अमेजिंग मास्टर है ना। तो इनको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स की आत्मकथा ज़रूर पढ़िए। ऑटोबायोग्राफीज़ भी हैं, बायोग्राफीज़ भी हैं। जैसे कथामृत जिसको हम कहते हैं, हमारे
ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी परमहंस योगानंदा की, इसको पढ़िए। लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स है स्वामी रामा, उनको पढ़िए। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ के, इनके जीवनी को पढ़ के भी हमारे अंदर बहुत कुछ जाग सकता है। तो अध्यात्म को जानने का ये तरीका हो सकता है। तीसरा, अगर आप ध्यान को जानना चाहते हैं, सबसे सरल ध्यान की विधि आप पत्री जी का पढ़ सकते हैं, ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी। तो उनकी विधि जो है बहुत आसान है, सांसों के साथ जुड़ना और सांसों के साथ बस ऊपर नीचे होना। तो इन चीज़ों को आप पढ़िए, अपने जीवन में उतारिए, एंड मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इन पॉडकास्ट का, इन बातचीत का जो मकसद है कि आप भी इतना समय लेकर यहाँ पर आए हैं और हम भी समय लेकर बैठे हुए हैं, एक अच्छी बातचीत हो रही है, तो उससे पर्पस क्या हल हो रहा है कि लोगों को अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूएबल मिले, वो कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ इन सारी बातचीत के ज़रिए। देखिए, मैं हमेशा कहूँगी कि स्पीकिंग ट्री पे कोई भी बातचीत ना केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। जस्ट दैट आप कितना ग्रास्प करते हैं और आपका बर्तन कितना खाली है। खाली नहीं होगा तो कुछ उसमें भर नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो अपने बर्तन को खाली करिए, और जैसा कि सर ने बताया कि बुक्स का सहारा ज़रूर लीजिए। केवल सुनने से कई बार हम किसी भी सब्जेक्ट की गहराई को नहीं समझ पाते जब तक हम पढ़ते नहीं हैं। जब वो आंखें जो देखती हैं और जो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है ना, वो बहुत बेहतरीन लर्निंग होती है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वक्त आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं या आप शुरू करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा पॉडकास्ट, ये भी बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।